स्वागत है आपका अपना क्लास मैजिकल क्लास 2.0 में। तो आज पढ़ेंगे संसदीय समितियां के बारे में। जो संसद के प्रमुख समिति है इन सभी को आज कवर करेंगे कि कौन सी समिति स्थायी समिति है और कौन सी अस्थायी समिति है, और इन सभी के बारे में डिटेल से पढ़ लेंगे। ठीक है ना। तो पहले आप इन सभी थ्योरी को अच्छी तरह से देखें और लास्ट में चलकर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को भी अटेम्प्ट करें। तो संसदीय समितियां यह क्या होती है? जो संसद है यह तो कार्य करती है, परंतु यह पूरे कार्य तो अकेले नहीं कर सकती। इसीलिए इन्होंने कुछ समितियों का गठन किया है जो इनके कार्य को मिलजुल कर करते हैं। ठीक है ना। यानी कि वह समितियां जो संसद के कार्य को करती है, इसी को संसदीय समिति कहा आता है। तो संसद अपने कार्य को संचालन के लिए कुछ समितियों का गठन करती है। भारत में मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड 1919 के आधार पर 1921 में संसदीय समिति अस्तित्व में आई थी। ठीक है ना। जो संसदीय समिति है तो यह मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड सुधार 1919 के द्वारा 1921 में यह अस्तित्व में आई थी। संसदीय समितियां जो कि दो प्रकार की होती है, एक स्थायी समिति और दूसरा अस्थायी समिति। ठीक है ना। जो संसद की समितियां होती है तो यह मुख्यतः तौर पे दो प्रकार की होती है, पहली स्थायी समिति और दूसरा अस्थायी समिति। देख लेते हैं पहले स्थायी समिति को। कौन कौन सी समिति जो कि स्थायी होते हैं इन सभी को पहले देख लेते हैं। यह समिति नियमित होती है और इनका गठन समय समय पर होता है। जो स्थायी समिति है तो यह समिति जो कि नियमित होती है और इनका गठन जो कि समय पर हो जाती है। तो जो ये सभी समिति है ये सभी स्थायी समिति है। लोक लेखा समिति, प्रकरण समिति, लोक उपकरण समिति, SC ST के कल्याण संबंधी समिति, कार्य मंत्रणा समिति, विशेषाधिकार समिति और विभागीय समिति। जो ये सभी समिति है तो ये सभी समिति जो कि स्थायी समिति कहलाती है। इन सभी समिति का कार्यकाल 1 वर्ष का होता है। ठीक है ना। ये जितने भी स्थायी समिति है इन सभी का कार्यकाल जो कि 1 वर्ष का होता है। तो चलिए आगे चलते हैं, इन सभी के बारे में डिटेल से पढ़ लेते हैं। अब देख लेते हैं अस्थायी समिति के बारे में। तो इसका गठन किसी विशेष प्रयोजन के लिए किया जाता है। जो अस्थायी समिति है तो इसका गठन जो कि किसी विशेष कार्य के लिए किया जाता है। जब यह समिति अपना कार्य पूरा कर लेती है और अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत कर देती है तब इसका अस्तित्व समाप्त हो जाती है। यानी कि जिस कार्य के लिए इसका गठन किया गया था यदि यह पूरी कर लेती है तभी समिति को जो कि समाप्त कर दिया जाता है। परंतु जो स्थायी समिति होती है तो इसका कार्यकाल 1 वर्ष का होता है। देख लेते हैं स्थायी समिति के दो प्रकार को। पहला है जांच समिति। किसी तात्कालिक घटना की जांच हेतु इसे बनाई जाती है। जो जांच समिति है तो यह अस्थायी समिति है। इसे किसी भी तात्कालिक घटना को जांच करने हेतु बनाई जाती है। दूसरा है सलाहकार समिति। तो इसे किसी विधेयक पर विचार करने हेतु बनाई जाती है। यानी कि कोई विधेयक है तो इन पर विचार विमर्श करने के लिए इन्हें बनाई जाती है सलाहकार समिति को। तो जो अस्थायी समिति है इसके प्रमुख दो प्रकार होती है, जांच समिति जो कि तत्कालिक घटना की जांच करती है, दूसरा है सलाहकार समिति जो किसी विधेयक पर सलाह और विमर्श देती है। चलिए देख लेते हैं संसद के जितने भी प्रमुख समिति है इन सभी के बारे में। सबसे पहला है लोक लेखा समिति। जो लोक लेखा समिति है इनसे बहुत सारे प्रश्न बनते हैं, इसलिए इसे अच्छी तरह से देखें। यह सबसे पुरानी वित्तीय समिति है। इसका गठन 1921 में हुआ था। जो लोक लेखा समिति है तो यह सबसे पुरानी वित्तीय समिति है। इसी बात को आपको ध्यान में रखना है कि जो यह समिति है यह सबसे पुरानी समिति है और इसका गठन 1921 में की गई थी। इसमें
कुल मिलाकर 22 सदस्य होते हैं। 15 सदस्य लोकसभा से होते हैं और 7 सदस्य जो कि राज्यसभा से होते हैं। ठीक है ना। जो लोक लेखा समिति है तो इसमें 22 सदस्य होते हैं, 15 सदस्य जो कि लोकसभा से होते हैं और 7 सदस्य जो कि राज्यसभा से होते हैं। इन सभी सदस्यों का कार्यकाल 1 वर्ष का होता है। यानी कि जो लोक लेखा समिति में 22 सदस्य होते हैं तो इन सभी सदस्यों का कार्यकाल मात्र 1 वर्ष का ही होता है। प्रकरण समिति और लोक लेखा समिति को जुड़वा बहन के नाम से जाना आता है। जो प्रकरण समिति है इनके बारे में अभी आगे पढ़ेंगे। तो इसे और जो लोक लेखा समिति है इसे जुड़वा बहन के नाम से जाना आता है। ठीक है ना। मोस्ट VVI बताइए जुड़वा बहन के नाम से किस समिति को जाना आता है? तो वह है प्रकरण समिति और लोक लेखा समिति। अब देख लेते हैं लोक लेखा समिति के कार्य। जो महत्वपूर्ण कार्य होते हैं इनसे भी प्रश्न बहुत सारे बनते हैं। सरकार के वार्षिक लेखाओं की जांच करना और नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी कि CAG की रिपोर्ट पर विचार विमर्श और जांच करना। जो सरकार है तो इनके वार्षिक लेखाओं की जांच करते हैं लोक लेखा समिति, और जो नियंत्रक महालेखा परीक्षक है यानी कि CAG और जो यह रिपोर्ट देते हैं इनका यह जांच करते हैं। ठीक है ना। लोक लेखा समिति CAG की रिपोर्ट की जांच करते हैं। CAG यानी कि नियंत्रक महालेखा परीक्षक जो कि लोक लेखा समिति के लिए मित्र, दार्शनिक व मार्गदर्शन के रूप में कार्य करती है। मोस्ट VVI जो लोक लेखा समिति है तो यह CAG के लिए मित्र, दार्शनिक व मार्गदर्शन के रूप में कार्य करती है। इस समिति में मंत्रिपरिषद का कोई भी सदस्य शामिल नहीं होते हैं। जो लोक लेखा समिति है तो इसमें मंत्रिपरिषद के जितने भी सदस्य हैं इनमें से कोई भी इसमें शामिल नहीं होते हैं। इस समिति का अध्यक्ष का चुनाव लोकसभा अध्यक्ष करता है। ठीक है ना। जो इस समिति में अध्यक्ष होते हैं तो इनका चुनाव लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा की जाती है। परंपरा के अनुसार इसका अध्यक्ष विपक्षी दल का कोई सदस्य को चुना आता है। जो कि परंपरा चला आ रहा है कि जो विपक्षी दल है तो इन्हीं में से किसी को जो कि लोक लेखा समिति के सदस्य चुना जाता है। तो यहाँ पे देख लिए लोक लेखा समिति के कार्य के बारे में। आगे चलते हैं। अब है प्राकरण समिति। देख लेते हैं प्राकरण समिति के बारे में। यहाँ से भी बहुत सारे प्रश्न बनते हैं। जो प्राकरण समिति है तो यह लोक लेखा समिति के जुड़वा बहन के नाम से जानी जाती है। तो इसका गठन 1950 ईस्वी में हुआ था और यह सबसे बड़ी स्थायी समिति है। जो प्राकरण समिति है तो यह जो कि सबसे बड़ी स्थायी समिति है, इसका गठन 1950 में हुआ था। वही जो लोक लेखा समिति है तो यह सबसे पुरानी समिति है और इसका गठन 1921 में हुआ था। इसका गठन करने की सिफारिश और सुझाव जॉन मथाई ने दिया था। जो जॉन मथाई है तो यह उस समय वित्त मंत्री के पद पर आसीन थे, तो इन्होंने ही प्राकरण समिति के गठन का सुझाव दिया था। इस समिति में कुल 30 सदस्य होते हैं और सभी सदस्य लोकसभा के ही होते हैं। ठीक है ना। मोस्ट VVI जो प्राकरण समिति है तो इसमें 30 सदस्य होते हैं और 30 के 30 सदस्य जो कि लोकसभा से ही होते हैं। इनमें राज्यसभा के सदस्य नहीं होते हैं। इस समिति के अध्यक्ष की नियुक्ति लोकसभा अध्यक्ष करता है। जो प्राकरण समिति है तो इसके अध्यक्ष की नियुक्ति भी जो लोकसभा है इनके अध्यक्ष ही करते हैं। देख लेते हैं इनके प्रमुख कार्य को। वार्षिक अनुदानों की जांच करना, अतिरिक्त व पूरक अनुदानों पर चर्चा करना। जो भी वार्षिक अनुदान होती है इनका जांच करते हैं और अतिरिक्त व पूरक अनुदान होते हैं इन पर भी यह चर्चा करते हैं। तो यह इनका कार्य थी। आगे बढ़ते हैं। अब है लोक उपकरण समिति। जो लोक उपकरण समिति है इनके बारे में देख लेते हैं।
तो इसका गठन 1964 ईस्वी में की गई थी। जो लोक उपकरण समिति है तो इसका गठन 1964 में हुई थी। इसमें कुल मिलाकर 22 सदस्य होते हैं। इनमें 15 लोकसभा से और 7 राज्यसभा से सदस्य चुने आते हैं। इस समिति के अध्यक्ष की नियुक्ति भी लोकसभा अध्यक्ष ही करता है। ठीक है ना। लोक उपकरण समिति के जो अध्यक्ष होते हैं तो इनकी नियुक्ति भी लोकसभा अध्यक्ष ही करते हैं। इनके प्रमुख कार्य को देख लेते हैं। सरकारी कंपनियों के लेखाओं की जांच करना, मोस्ट वीवीआई। जो सरकारी कंपनी होते हैं तो इनके लेखाओं की यह जांच करते हैं और सीएजी की रिपोर्ट की भी यह जांच करते हैं। जो नियंत्रक महालेखा परीक्षक है तो इनके रिपोर्ट की भी यह जांच करते हैं। इनका कार्यकाल भी 1 वर्ष का होता है। जो लोक उपकरण समिति है तो इनका कार्यकाल भी मात्र 1 वर्ष का ही होता है। इसके बाद है SC/ST कल्याण संबंधी समिति। जो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति कल्याण संबंधी समिति है, इनके विकास के लिए इन्हें कवर कर लेते हैं। तो इसमें कुल सदस्य 30 होते हैं। इनमें से 20 लोकसभा से और 10 राज्यसभा से सदस्य चुने आते हैं। ठीक है ना। SC और ST कल्याण संबंधी समिति में जो कि 30 सदस्य होते हैं, 20 लोकसभा से और 10 राज्यसभा से। इनके प्रमुख कार्य जो कि SC और ST के संबंध में विशेष रिपोर्ट की जांच करना। जो SC और ST के संबंध में जो विशेष रिपोर्ट होती है इनके जांच की जाती है और SC/ST के विकास कार्य के प्रावधान में भी जोड़ दिया जाता है। इसके बाद है कार्य मंत्रणा समिति। देख लेते हैं इनके बारे में। मोस्ट वीवीआई, यहाँ से निश्चित तौर पे प्रश्न पूछ लिए आते हैं। यह समिति दोनों सदनों में अलग अलग होती है। ठीक है ना। जो कार्य मंत्रणा समिति है तो यह दोनों सदनों में अलग अलग होती है। राज्यसभा में अलग होती है, वही लोकसभा में यह अलग होती है। लोकसभा में इनमें 15 सदस्य होते हैं, वही राज्यसभा में इसकी संख्या 11 होती है। जो कार्य मंत्रणा समिति है तो यह दोनों सदनों में अलग अलग होती है। लोकसभा में इनमें 15 सदस्य होते हैं, वही राज्यसभा में इसकी संख्या 11 होती है। दोनों सदनों के प्रमुख इसके अध्यक्ष होते हैं। ठीक है ना। जो लोकसभा है और जो राज्यसभा है तो इसके प्रमुख जो कि दोनों के अध्यक्ष ही होते हैं। इनके प्रमुख कार्य को देख लेते हैं। सदन की कार्यवाही वह समय तालिका को विनियमित करना, यानी कि जो सदन की कार्यवाही है इन्हें अच्छी तरह से सुनिश्चित करना और समय तालिका को भी विनियमित करना इनके प्रमुख कार्य होता है। इसके बाद है विशेषाधिकार समिति। यह भी दोनों सदनों के लिए अलग अलग होते हैं। जो विशेषाधिकार समिति है तो यह भी लोकसभा और राज्यसभा दोनों के लिए अलग अलग होते हैं। लोकसभा वाली समिति में 15 सदस्य होते हैं, वही राज्यसभा में इसकी संख्या 10 होती है। इनके प्रमुख कार्य है सदस्यों के विशेष अधिकार हनन मामले की जांच करना, यानी कि जो सदस्यों के विशेष अधिकार होते हैं यदि इनका हनन हो तो इसके जांच करना, यही इनके प्रमुख कार्य होती है। अब इसके बाद जो लास्ट समिति है इनके बारे में देख लेते हैं। विभागीय समिति। हर विभाग की एक अलग अलग समिति होती है। जो विभाग है तो हर विभाग के लिए एक अलग अलग समिति होती है। विभागीय समिति के अंतर्गत कुल 24 समितियां आती है। ठीक है ना। जो विभागीय समिति है तो इसमें हर विभाग के लिए अलग अलग जो कि समिति होती है और विभागीय समिति के अंतर्गत कुल 24 समिति आती है। प्रत्येक विभागीय समिति में अधिकतम 31 सदस्य हो सकते हैं। इनमें से 21 सदस्य लोकसभा से और 10 सदस्य जो कि राज्यसभा से हो सकते हैं। इनके प्रमुख कार्य को देख लेते हैं। अनुदान संबंधी मांगों की जांच करना, वह निर्धारित समय के भीतर उनसे संबंधित अपनी रिपोर्ट देना। इनके प्रमुख कार्य होते हैं
की अनुदान संबंधी जितने भी मांग है इनकी जांच की जाती है और निर्धारित समय के भीतर ही उनसे संबंधित अपनी रिपोर्ट को देना, ये इनके प्रमुख कार्य है। तो आज का थ्योरी क्लास यहीं पे समाप्त होती है। चलिए चलते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन स्थायी समिति है? बताइए इनमें से कौन है जो स्थायी समिति है? तो ऑप्शन डी, इनमें से सभी। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से कौन अस्थायी समिति है? तो ऑप्शन बी, जांच समिति, जो कि अस्थायी समिति है। बाकी के जो ये तीनों हैं ये स्थायी समिति है। क्वेश्चन नंबर 3, लोक लेखा समिति में कुल कितने सदस्य होते हैं? तो ऑप्शन बी, इसमें 22 सदस्य होते हैं, 15 लोकसभा से और 7 राज्यसभा से। क्वेश्चन नंबर 4, लोक लेखा समिति की जुड़वा वहन के नाम से किस समिति को जाना जाता है? तो ऑप्शन ए, प्राकरण समिति को। क्वेश्चन नंबर 5, किस समिति में मंत्रिपरिषद के कोई भी सदस्य शामिल नहीं होते हैं? तो ऑप्शन डी, लोक लेखा समिति में। क्वेश्चन नंबर 6, लोक लेखा समिति के अध्यक्ष को किस दल से चुना आता है? तो ऑप्शन बी, विपक्षी दल से चुना आता है और लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा चुना आता है। क्वेश्चन नंबर 7, प्रकरण समिति के गठन के समय जॉन मथाई किस पद पर आसीन थे? तो ऑप्शन डी, वित्त मंत्री के पद पर आसीन थे। क्वेश्चन नंबर 8, प्रकरण समिति में राज्यसभा से कितने सदस्य होते हैं? तो प्रकरण समिति में राज्यसभा से एक भी सदस्य नहीं होते हैं, ठीक है ना। जितने भी सदस्य होते हैं सभी लोकसभा से होते हैं, लगभग 30 सदस्य जो कि लोकसभा से ही होते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, लोक उपक्रम समिति में कुल कितने सदस्य होते हैं? तो इसमें भी 22 सदस्य होते हैं, 15 लोकसभा से और 7 राज्यसभा से। क्वेश्चन नंबर 10, लोक उपकरण समिति में राज्यसभा से कितने सदस्य होते हैं? तो ऑप्शन डी, 7 सदस्य होते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, एससी और एसटी कल्याण समिति में कितने सदस्य लोकसभा से होते हैं? तो लोकसभा से इसमें 20 सदस्य होते हैं और राज्यसभा से इसमें 10 सदस्य होते हैं। कुल मिलाकर इसमें 30 सदस्य होते हैं, इसीलिए ऑप्शन बी, लोकसभा से 20 सदस्य होते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, विभागीय समिति में कुल कितने सदस्य होते हैं? विभागीय समिति में 31 सदस्य होते हैं, ठीक है ना। ऑप्शन ए, इसमें लोकसभा से 21 सदस्य और राज्यसभा से 10 सदस्य होते हैं। तो यहाँ पे हमारा क्लास समाप्त होती है। आप लोग कमेंट में जो बताया कि आपको यह क्लास कैसा लगा। धन्यवाद।